आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे और जैसा आप लोग देख रहे हो कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट नंबर चैप्टर चालू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए इस चैप्टर को थोड़ा सा बेसिक इसका हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चार्ज होता क्या है, व्हाट इज ए चार्ज। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो लगभग 600 BC पूर्व 600 BC पूर्व एक अंबर नामक स्टोन को रबिंग किया गया तो वो उस पर कुछ चार्ज जनरेट हो गया जो जिसके कारण वो हल्के हल्के वो लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। ये तो इसकी हिस्ट्री की बात थी। अब एक्चुअल में चार्ज एक्चुअल में होता क्या है, देखिए अगर हम कोई ग्लास ट्यूब ले लें, क्या ले लें, ग्लास ट्यूब, और उसको वूलन सिल्क पर हम रगड़ें या सिल्क पर रगड़ें तो जब रबिंग करते हैं तो होता क्या है कि जो ये ग्लास ट्यूब होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और जो हमारे पास सिल्क होता है उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ये होता क्यों है उसका रीजन आप समझिए। देखिए ये मेरी एक ग्लास ट्यूब है और ये मेरे पास एक वूलन का क्लॉथ है। जब मैं इन दोनों को इसको ले जाकर इसके ऊपर रगड़ता हूँ तो देखिए एक्चुअल में ये हमारी बॉडी न्यूट्रल थी। न्यूट्रल का मतलब यह है कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज था उतना ही उसमें निगेटिव चार्ज था, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इसमें निगेटिव चार्ज था। इस बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे अगर इस बॉडी की बात करें तो इसमें पहले जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इस पर निगेटिव चार्ज था। लेकिन जब हमने इसमें रबिंग करना चालू किया, क्या करना चालू किया, रबिंग, एक दूसरे को कांटेक्ट में ला करके मैंने रबिंग चालू की। तो जब रबिंग चालू करेंगे तो या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन किसमें से किधर मूव करेगा तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है। देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरफ। किधर मूव करता है, लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरफ। तो जहां से हमारा लोअर वर्क फंक्शन होगा वहां से हायर वर्क फंक्शन की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो देखिए हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ लोअर वर्क फंक्शन था तो इससे मूव करके इधर चला गया। कहाँ से मूव किया, इस ग्लास ट्यूब से मूव किया और कहाँ चला गया, जो हमारे पास सिल्क था, क्लॉथ जो था, कपड़ा जो था सिल्क का, उस पर मूव कर गया। क्यों मूव कर गया, क्योंकि ये लोअर वर्क फंक्शन था ग्लास ट्यूब और ये हायर वर्क फंक्शन था। अभी ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इतना समझ लीजिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो जब हमने इस पर रबिंग करना चालू किया तो लोअर वर्क फंक्शन की तरफ से हायर वर्क फंक्शन की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डिक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा और चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास था, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने मतलब नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ और पॉजिटिव चार्ज तो हमारे पास जितना था उतना था। तो पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या करने लगता है, डोमिनेट करने लगता है, डोमिनेट करने लगा। तो इस बॉडी हमारा किस टाइप का ओवरऑल चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आना चालू हो गया। क्या आना चालू हो गया, इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पहले क्या थे, इक्विवेलेंट में थे, तो पॉजिटिव चार्ज तो उतना कांस्टेंट का कांस्टेंट रहा। इलेक्ट्रॉन क्या होने लगा, इंक्रीज करने लगा। जब ये इंक्रीज करने लगा तो इस पर कैसा ओवरऑल चार्ज आ जाएगा, इस बॉडी पर ओवरऑल चार्ज आ जाएगा नेगेटिव का। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर दो चीज समझाया। पहला, जब किसी दो बॉडी को आपस में रबिंग किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होने लगता है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरह इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो जिस पार्टिकल से निकल के जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिस पर इकट्ठा होता है, जिस पे जाके रुकता है, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये तो मैंने आपको चार्ज के बारे में समझाया था और आपको ये भी पता है इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। तो जब मास होगा तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसका मास भी मूव करेगा, तो इसका मास भी स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। ये कंसेप्ट की बात है लेकिन हम लोग इसको लाइटली लेते नहीं है, काउंट नहीं करके, क्योंकि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो उसको हम नॉर्मली एक दो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो जाए तो काउंट नहीं कर पाते हैं या हमारे किसी यूज का नहीं होता है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो क्या किसी चार्ज के मूवमेंट के कारण मास का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, तो ऑफकोर्स होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा
चार्ज मूव करेगा वैसे वैसे मास भी इंक्रीज होगा। जिस बॉडी में से निकल के जाएगा उस बॉडी का डिक्रीज होगा और जिस बॉडी में जाएगा उस बॉडी का मास इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये तो हमने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। अब आप लोग थोड़ा सा चार्ज के बारे में समझाया, अब इसके बारे में लिखवाता हूँ आप लोगों को। आप लोग नोट डाउन करिए। सबसे पहले आइए इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज में आप लोग नोट करिए, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, लिख दूं क्या, लिखता हूं, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of, it is an intrinsic property of elementary particle of matter। तो चार्ज होता क्या भाई, चार्ज कह लो या इलेक्ट्रिक चार्ज कह लो, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। डिफिनीशन है किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब इलेक्ट्रिक चार्ज तो हमने बता दिया क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब उसकी यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट लिख लीजिए, कूलम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। यहां लिखो इज कूलम। सी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो होती है वो होती है COULOMB, कूलम। और यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट जो होती है वो कूलम होती है और यह क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। लिख लो, इट इज एन स्केलर, it is an scalar quantity, it is an scalar quantity। नोट डाउन करो आप लोग इतना। तो चार्ज हमारा क्या होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर की। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्स, हम कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आगे चलते हैं, इतना नोट कर लिया। देखिए हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें हम चार्ज को पढ़ेंगे एट रेस्ट में। किसमें पढ़ेंगे, चार्ज एट रेस्ट। चार्ज हमारा हमेशा रेस्ट में रहेगा और जब हम चार्ज को रेस्ट में रख के पढ़ते हैं तो इस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिसिटी की एक ब्रांच है कि जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट द स्टडी ऑफ द चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब देखिए चार्ज हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। देखिए जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैंने बताया था चार्ज यूनिट कूलम होती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर प्लस, नेगेटिव चार्ज है तो वही सेम क्वांटिटी मैग्नीट्यूड सेम होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ माइनस आ जाता है, ये लगाओ मत लगाओ ब्रैकेट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर प्लस आ जाता है। नोट कर लो इतनी बात भी।
इतने दोनों कूलम में है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो यही चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो दिस वन होता है, ठीक है। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना बोल देते हैं, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो इतना होता है, इसलिए प्रोटॉन पे भी हम चार्ज इतना पॉजिटिव का बता देते हैं, ठीक है। तो चार्ज आर टू टाइप्स। अब देखिए इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। जो सेम चार्ज होते हैं, सेम नेचर के चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं, और जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप लोग इस बात को भी लिखना चाहो तो लिख लो, लाइक चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। एंड अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अनलाइक मतलब नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा। कर लिया नोट। अब आगे बात करते हैं। चार्ज हमारा जिसमें फ्लो कर ले उसको बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जिस भी सब्सटेंस, जिस भी मटेरियल में, जिस भी बॉडी में हमारा चार्ज फ्लो कर ले उसको बोलते हैं कंडक्टर, और जिसमें फ्लो ना कर सके उस बॉडी को बोल देते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आता है अर्थिंग और ग्राउंडिंग। क्या आता है? अर्थिंग और ग्राउंडिंग। हेडिंग डाल लीजिए, अर्थिंग और ग्राउंडिंग। अर्थिंग और ग्राउंडिंग। ये क्या होता है भाई? अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। अगर कोई भी बॉडी अपना चार्ज अर्थ के साथ शेयर करे तो उसको बोल देते हैं अर्थिंग। क्या बोल देते हैं? अर्थिंग या ग्राउंडिंग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपना चार्ज अर्थ के साथ शेयर करने लगे तो इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग, ठीक है। बस यही बात होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शेयरिंग अवर चार्ज विद द ग्राउंड इज नोन एज अर्थिंग और ग्राउंडिंग, ठीक है ना भाई। चलिए, अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग हो गया। अब आगे चलते हैं। एक और टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सपोज करिए हमारे पास ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इस पे चार्ज है और ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। मैं इसके पास ले जाता हूँ इस पे, तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। विदाउट टच हुआ, विदाउट टच, ये एक दूसरे के संपर्क में नहीं है ना, टच नहीं हुए, तो इसी को बोल देते हैं इंडक्शन। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1 इज एडिटिव, नंबर 1 इज एडिटिव, एडिटिविटी, ठीक है। नंबर 2 इज क्वांटाइजेशन, और नंबर 3 इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव या कंजर्वेशन। देखिए जो भी हमारे पास चार्ज होगा, मान लीजिए एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3, तो ये सब सारे अगर एक सिस्टम में रख दिए जाएं, एक सिस्टम, ये अलग अलग चार्ज थे, अगर ये सारे सिस्टम में रख दिए जाएं तो इस सिस्टम का जो चार्ज होगा वो इन सब का समेशन होगा। इसी को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी। कि चार्ज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चार्ज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दूसरा होता है क्वांटाइजेशन। देखिए ये क्या कहता है, जो चार्ज होता है वो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन से कम पॉसिबल नहीं है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, वो हमेशा इंटीजर में होगा। इसीलिए लिखा जाता है Q इज इक्वल टू, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू E। अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाए, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आप लिख सकते हो। अगर क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है।
अगर आपसे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि भाई चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों होता है, तो आप ये कह सकते हो कि एट अ टाइम ऑफ रबिंग एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन आर मूव्ड। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन मूव करता है, 1 इलेक्ट्रॉन से कम मूव नहीं करता, इसीलिए हमेशा चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा। ठीक है, एक से कम इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, या एक पार्टिकल ऑफ चार्ज से कम आता, एक पार्टिकल ऑफ चार्ज से कम मूव नहीं करता। तीसरा कंजर्वेटिव। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो, मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन, चार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ पे हम आपको बताएंगे। चार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, या इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, दूसरी इसकी डिफिनेशन और भी होती है कि इन अ आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज आर कांस्टेंट इन अ आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, हमने मान लो ये हमने एक बॉक्स ले लिया, क्या ले लिया? बॉक्स ले लिया। इस बॉक्स के हम अंदर कुछ भी नहीं डाल सकते, कुछ भी नहीं डाल सकते, और ना इसके बाहर कुछ भी निकाल सकते हैं, तो इस बॉक्स को हम बोल देंगे आइसोलेटेड बॉक्स। तो अगर इसके अंदर चार्ज रखे हुए हैं तो वो सब क्या होंगे? कंजर्व्ड होंगे। ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है कि द चार्ज इन अ आइसोलेटेड बॉडी इज कंजर्व्ड। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिव होती है, और क्वांटाइजेशन होती है, और कंजर्वेटिव होती है। नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। अब आप लोग हिंट डालिए कूलॉम्स लॉ। क्या? कूलॉम्स लॉ डाल लीजिए। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए कूलम साहब ने दो चार्जों के लिए एक लॉ दिया था कि उनके बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगा कितना। मैंने आपको बताया था कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे या कितने फोर्स से रिपेल करेंगे वो कूलम्स लॉ बताता है। कौन बताता है? कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ कहता है कि अगर दो चार्ज हैं, मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस R है। क्या है? R है, D है, आप जो मानना चाहो मान लो। ठीक है, मैंने R मान लिया। तो जो इन पे फोर्स लगेगा, फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ चार्जेस। दोनों चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो फोर्स लगेगा वो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इसको एक इक्वेशन और इसको दो इक्वेशन बना दें तो हम क्या कह सकते हैं? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 है ये, R स्क्वायर। यही हमारा कूलम्स लॉ होता है। ये क्या कहता है? The force of attraction or repulsion between the two charges are directly proportional to the multiple of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो उस हिसाब से ये निकल के आता है। अब यहाँ पे जो K होता है ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
और इसकी वैल्यू अगर हम लिखें तो ये होती है 8.9 इंटू क्या इतनी लिखो आप 5 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये पॉइंट को हटा करके अप्रॉक्सीमेट में हम ऐसे लिख देते हैं k = 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या लिख देते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के की वैल्यू। ठीक है। अच्छा अब यहाँ से अगर हम इसको उठा के रखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आपको दोनों फॉर्म में मिलेगा, इस भी फॉर्म में इस भी फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा तो यहाँ पर k की वैल्यू आप ये रख देना, ठीक है, और इस फॉर्म में है तो ये यही वैल्यू है k की, ठीक है, ये आप रख सकते हैं। यहाँ पर जो ε0 होता है ये परमेबिलिटी कांस्टेंट होता है, इसकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ε0 हो जाएगा 1/4πk 4πk, ठीक है, जो इसकी वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेट होती है। भी आप इसमें ये वाली वैल्यू उठा करके रख के कैलकुलेट कर सकते हो, करना चाहो। अगर इसकी यूनिट पूछेंगे कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसकी, ε0 की। ε0 की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट करो इतना। ये कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए था। अब आप लोग अगली हेडिंग डालिए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए कूलम्स लॉ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहां पर एक चार्ज ले लें प्लस क्यू, दूसरा चार्ज यहां पर ले लें वो भी प्लस Q2 ले लें, इसको प्लस Q1 ले लें। अब देखिए दोनों चार्ज हमारे क्या हैं, सेम नेचर के हैं। नेचर कैसा है, सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ये इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे, इधर कुछ फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे, F12। इस वाले चार्ज पर ये फोर्स लगाएगा 1 पर 2 के द्वारा, F12 वेक्टर के लिए। ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा। कितना फोर्स लगाएगा, F21। ये 1 2 या 2 1 का मतलब ये है कि 2 पर फोर्स लग रहा है 1 के कारण। ठीक है, फोर्स आर एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू द Q1। ठीक है, और इसका मतलब है F12 का फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू द Q2 1 2। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस अब भी हम मान लेते हैं R है। क्या है, R है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, R21, और ये क्या हो जाएगा, R12, और ये हो जाएगी R12 एंड R21। ठीक है, अब देखिए अगर हम इनके बीच में फोर्स निकालें तो अब फोर्स क्या जाएगा, F वेक्टर 12 इक्वल टू K पर हमारा जो कांस्टेंट था Q1 Q2
अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर 2 1, आर वेक्टर 2 1, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स इधर था तो ये वाला लेंगे। अच्छा, ये तो हमने निकाला इस पर फोर्स इसके कारण, अब इस पे फोर्स निकालेंगे इसके कारण, तो क्या हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर 1 2। अब यहां से हमें एक चीज मिला, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड आर सेम, डायरेक्शन आर अपोजिट। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर, बट ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन साइन आर चेंजेज। तो यहां से हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ प्रूफ, थर्ड लॉ प्रूफ हो जाता है कि एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना ये इस पे फोर्स लगा के रिपेल कर रहा था, उतना ये सर इस पे फोर्स लगा के रिपेल कर रहा था। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लो। ड्यू टू द कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर्स वी कैन प्रूव द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, वो क्या कहता है, एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नोट करो इतना फटाफट। अब आगे चलते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। क्या आप कूलम्स लॉ हर जगह अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते, कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। क्या है लिमिटेशंस? किसकी लिमिटेशंस हैं? कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ लिमिटेशंस डाल दो या लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ डाल दो, एक ही बात है। कूलम्स लॉ लिमिटेशंस, ठीक है। तो हम कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस की बात करेंगे। ये आई है भाई और ये भी आई है। देखिए कूलम्स लॉ की जो लिमिटेशंस है, वो पहली लिमिटेशंस ये है, ये तभी एक्ट होगा, तभी किन्हीं दो चार्जों के बीच के फोर्स को बताएगा जब चार्ज एट रेस्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? चार्ज एट रेस्ट। तो आप लोग लिख लीजिए, चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। चार्ज क्या होना चाहिए? एट रेस्ट में होने चाहिए। दूसरा, जो चार्ज होने चाहिए वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। और तीसरी इसकी लिमिटेशंस है कि जो इनके दो चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 10 टू द पावर -15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब दो चार्ज हम लेते थे Q1 Q1 और Q2, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए ना, ये R, ये हमेशा R क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 10 टू द पावर -15 मीटर से। ऐसा क्यों भाई? देखिए, अगर ये डिस्टेंस इससे ज़्यादा नहीं होगी तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स लगने लगेगा। कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स, जो मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द कूलम्स फोर्स। जो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स होता है उससे ज़्यादा होता है कूलम्स फोर्स, तो वो अपना इफेक्ट डालने लगेगा। तो इसलिए ये यहाँ पर तभी वैलिड होता है कूलम्स लॉ जब उनके बीच की डिस्टेंस 10 टू द पावर -15 मीटर से ज़्यादा हो। अगर इससे कम डिस्टेंस हो तो वैलिड नहीं हो पाता। ठीक है। और कब वैलिड होता है? जब पॉइंट चार्ज हो। क्या हो? पॉइंट चार्ज हो। और कब वैलिड होता है? जब चार्ज एट रेस्ट में हो। तो ये होती है लॉ, कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। मैंने लिखा हुआ था कूलम्स लॉ, इसलिए आगे लिमिटेशंस लगा दी इसकी। ठीक है, नोट करिए।